कमोडिटी फटाफट में अगर आपके पास भी कमोडिटी से जुड़े हुए कोई भी सवाल है तो जरूर पूछे। हमारा नंबर है 9136934065। इस नंबर पे आप हमें अपने सवाल व्हाट्सएप करें, अपना नाम, अपने शहर का नाम और फिर कमोडिटी से जुड़े ही सवाल इस नंबर पर भेजें। हम अगले आधे घंटे तक कोशिश करेंगे आपके सभी सवालों के जवाब दें। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं जो आपके सवालों के जवाब देंगे। मनोज जैन है पृथ्वी पिनमार्ट से, अनिंद बैनर्जी हैं कोटक सिक्योरिटीज से, अखिलेश जैन हैं फाउंडर हैं टेक्निकल आईक्यू से। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए सवाल जवाब के साथ ही शुरुआत कर लेते हैं क्योंकि बहुत सारे दर्शक हैं जो लगातार सवाल पूछ रहे हैं। पहले दर्शक है जिन्होंने सवाल भेजा है राजेश माहेश्वरी हैं राजस्थान से। इनका सवाल कॉपर पर है। कॉपर में इनकी बाइंग है एक लॉट 874.80 पर। अनिंद बैनर्जी जी क्या सलाह देंगे इनको? 874.80 की बाइंग है, इनके बाइंग के आसपास का ही भाव है, क्या करे, रुके या इस लेवल पे ही निकल जाए? एक्चुअली कॉपर फिलहाल के लिए एक रेंज में है, तो लॉन्ग होल्ड किया जा सकता है। मतलब जो खरीदारी है उसको होल्ड कर सकते हैं, बट एक स्टॉप लॉस लगा ले। वो है 868 का, क्योंकि 878 71 का एक अच्छा सपोर्ट है, तो इसलिए 868 का एक स्टॉप लॉस लगा के होल्ड कर सकता है। 881 882 के आसपास आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो। अगले दर्शक हमारे साथ है निखिल मदन है, नेचुरल गैस पे सवाल पूछ रहे हैं कि क्या लग रहा है आगे क्या करना चाहिए, बाई करे सेल करे? नेचुरल गैस को लेकर काफी सवाल आते हैं। अनिंद बैनर्जी जी बताइए क्या करना चाहिए नेचुरल गैस में? आ, आ, देखिए, लास्ट करीब करीब 8-9 दिन से लगातार नेचुरल गैस कंटिन्यूअसली लोअर साइड में ये मूव कर चुका है। जो 260 वाला था प्राइस, वो धीरे धीरे करीब करीब 195 के आसपास ट्रेड कर रहा है। ट्रेंड नीचे का है। एक तरफ टेक्निकल्स काफ़ी बेरिश है, और अगर फंडामेंटल्स का भी हाल देखें कि जो अभी एक्चुअली जो हीटिंग सीजन है अमेरिका में, तो एयर कंडीशनर का एक डिमांड आता है गैस में। तो रिसेंटली जो हरिकेन हुआ है उसके कारण थोड़ा सा टेम्परेचर्स कम है, जिसके कारण हीटिंग डिमांड अभी काफ़ी कम है। तो इसलिए लॉन्ग तो इसमें मैं सलाह नहीं दूंगा। तो हायर लेवल्स पे शॉर्ट किया जा सकता है, क्योंकि ओवरसोल्ड है थोड़ा सा। 200-203 के आसपास अच्छा लेवल बनता है शॉर्ट करने का, तो थोड़ा सा वेट करके शॉर्ट किया जा सकता है। और 207 के ऊपर इसका ओवरऑल स्टॉप लॉस रहना चाहिए। नीचे में सपोर्ट है 181 के आसपास। अगर वो टूटता है तो 175 तक भी ये जा सकता है। के अगले दर्शक हमारे साथ महावीर है बंगलुरु से, चांदी पे जाना चाह रहे कि क्या करना चाहिए। चांदी में आज अच्छी तेजी दिख रही है, मनोज जी क्या सलाह देंगे इनको? नमस्कार रिश्मोहन जी, नमस्कार बिल्कुल। सर। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पिछले सप्ताह भी हमने एक अच्छी बढ़त सोना और चांदी में आते हुए देखी थी, और कल एक मुनाफा वसूली थी, लेकिन आज यहाँ पे फिर एक बार कीमतें जो है बढ़त दिखाती हुई नजर आई है। तो हमारा मानना है कि ट्रेंड ओवरऑल यहाँ पे पॉजिटिव ही है, और डिप्स में बाय की सलाह रहेगी। अगर 92,800 के आसपास के स्तर आते हैं तो वहाँ पे फ्रेश बाय भी किया जा सकता है 92,200 के स्टॉप लॉस से। हमारा मानना है कि 94,000 और 94,400 ये लक्ष्य जो है चांदी में देखने को मिल सकते हैं, तो डिप्स में यहाँ बाय करना चाहिए। जिस तरह से यहाँ पर रेड कट की पॉसिबिलिटीज फिर बढ़ती हुई नजर आई है, तो उसके चलते यहाँ पे कीमतों में अच्छे सपोर्ट जो है वो देखने को मिल रहे हैं। तो ये सलाह चांदी को लेकर आपके लिए मनोज जी की तरफ से है। अगले दर्शक है एनके जोशी है उत्तराखंड से। इनका सवाल है गोल्ड का मूवमेंट आगे क्या रहेगा? अखिलेश जैन जी आप बताइए गोल्ड का मूवमेंट क्या रहेगा, क्या सलाह देंगे इनको? देखिए, जो ओवरऑल फंडामेंटल डेवलपमेंट है अराउंड गोल्ड, वो तो हमको लग रहा है काफी पॉजिटिव हो रहा है। इवन शॉर्ट टर्म में भी काफी पॉजिटिव हो रहा है। बट कहीं ना कहीं यहाँ पर जैसे हमने देखा था कि लाइफ टाइम हाई से गोल्ड करेक्ट हुआ था कॉमेक्स पे, और प्राइजेस वहां से बहुत ज्यादा नीचे नहीं है, अराउंड $50-60 के आसपास ही है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं यहाँ पर मार्केट आज जैसे टेस्टिमोनी भी है पॉवेल की, और इन्फ्लेशन के डेटाज भी है इस वीक के अंदर, तो वो कहीं ना कहीं उसको देख रहा है। तो मेरा मानना है कि जब तक 2392 कॉमेक्स स्पॉट ये लेवल ब्रिज नहीं करता, तब तक ये गोल्ड का जो मार्केट है वो 71,000 से 73,000 की रेंज में रहना चाहिए। शॉर्ट टर्म अगर आप ट्रेडर हैं, स्पेसिफिकली शॉर्ट टर्म आज के लिए आप ट्रेड करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि 72,600 650 यानी आज के हाई के आसपास इसको आप शॉर्ट कर सकते हैं। इसमें आप जो स्टॉप लॉस है 72,750 के ऊपर रखें। मुझे लगता है ग्रेजुअली ये कल के जो भाव बने थे लो 72,130 उसके आसपास टेस्ट होना चाहिए। तो फॉर इमीडिएटली शॉर्ट टर्म यू कैन सेल
बट ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है वो अभी पॉज्ड है, साइडवेज है। जी। चलिए, तो ये सलाह आपकी तरफ से। एक और दर्शक है, इन्होंने गोल्ड को 90 चांदी को 90,350 में प्लस कर रखा है। नाम इन्होंने भेजा नहीं है। अखिलेश जी, छोटा जवाब इनको चांदी पर दे दीजिए, क्या करना चाहिए? 5 लॉट इन्होंने प्लस कर रखा है, बाई कर रखा है। ये मुझे लगता है कि थोड़ा उछाल आता है तो इसमें तो मुनाफा वसूली करनी चाहिए आपको 94,400-500 के रेंज के अंदर, और वेट एंड वॉच करना चाहिए बिकॉज इंपॉर्टेंट डेटा आज है। हालांकि आपका बाइंग काफी नीचे है, तो आप ट्रेल भी कर सकते हैं, बट जो स्टॉप लॉस होंगे। स्टॉप लॉस आपका मैं सुन नहीं पाया ऑडियो ग्लिचेस की वजह से, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। एक और दर्शक हमारे साथ क्रिश हैं, इनका सवाल है कॉपर पर कि क्या करना चाहिए। मनोज जी, कॉपर में क्रिश को क्या करना चाहिए? एक अच्छा कंसोलिडेशन विश्वमोहन जी यहाँ पे कॉपर में देखने को मिल रहा है, और हमारा मानना है कि यहाँ पे जो बढ़त है वो ग्रेजुअली एक्सटेंड होती हुई नजर आएगी। अगर लॉन्ग की पोजीशन है तो होल्ड कर सकते हैं। हमारा मानना है कि 883 तक के जो इस तरह यहाँ देखने को मिल सकते हैं अगले 2 से 3 दिन में, तो लॉन्ग की पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। स्टॉप लॉस यहाँ पे 864 के आसपास रखना चाहिए। तो ये व्यू है आपका कॉपर को लेकर। लेकिन चलिए, अब हमारे साथ एक खास मेहमान हैं, सेनको गोल्ड के एमडी हैं शुभांकर सेन जी। बहुत बहुत शुक्रिया शुभांकर जी, आपने वक्त दिया ईटी नाउ स्वदेश के लिए। सबसे पहले आपके बेहतरीन बिजनेस अपडेट के लिए बहुत बहुत बधाई। क्या लग रहा है सर, किस तरह की तैयारी है सेनको की? क्योंकि अब बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है, करीब 1 महीने और बचे हैं, फेस्टिवल सीजन की शुरुआत हो जाएगी। 15 अगस्त के आसपास से शुरुआत होती है। आप लोगों की क्या तैयारी है और क्या लग रहा है आगे का ट्रेंड ज्वेलरी मार्केट का कैसा दिख रहा है? देखिए, हम लोग का जो Q1 का रिजल्ट आया उसमें हम लोग का रिटेल सेल्स में 11% का ग्रोथ हम लोग देखे। मगर अगर हम लोग देखें कि अप्रैल में जून में जिस हिसाब से गोल्ड का प्राइस जंप लिया है, उसमें वैल्यू में तो 11% ग्रोथ आ रहा है, मगर वॉल्यूम में गोल्ड का क्वांटिटी में ग्रोथ नहीं है। क्यों? कस्टमर का जो खरीदने का एबिलिटी है, जो बजट है, उस हिसाब से बढ़ा नहीं। तो ये तो Q1 का था। इसके साथ हम लोग देखे कि हीट वेव चल रहा था, इलेक्शन का माहौल था, ये सारा चीज मिलके सेंटिमेंट जिस हिसाब से और अच्छा हो सकता था उस हिसाब से उतना अच्छा हुआ नहीं, ठीक ठाक हुआ है। अभी मेन चीज है कि वेडिंग का तैयारी, वेडिंग का खरीदारी के लिए हम लोग देखे कि नवंबर में बहुत सारा वेडिंग डेट्स है, जुलाई महीने में कुछ वेडिंग डेट्स है, मगर इस बार ईयर का फर्स्ट हाफ में उतना वेडिंग डेट्स नहीं है जितना ना सेकेंड हाफ में है। तो धीरे धीरे लोगों का मन में यही सोच आ रहा है कि सामने में गोल्ड का प्राइस अभी थोड़ा एक जगह में स्टेबिलिटी आया है, अगर फ्यूचर में और बढ़ जाए तो। और उस हिसाब से अगर एनालाइज आप करें तो नवंबर में यूएस का भी इलेक्शन आने वाला है, तो वो एक इंपॉर्टेंट इवेंट हो जाता है। और फिर अभी बातचीत चालू हो गया कि फेड अगर इंटरेस्ट रेट फिर से कुछ कट किया तो गोल्ड का प्राइस जंप ले सकता है। तो वो जैसे एक साइड का स्टोरी है। दूसरा साइड का स्टोरी यही है कि अगर वॉर का कुछ सिचुएशन बेटर हो जाए, थोड़ा ठंडा हो जाए, सो देन कुछ एक करेक्शन ले सकते हैं। तो कस्टमर को रेडी रहना चाहिए, कभी भी कुछ भी एक छोटा मोटा करेक्शन आ गया तो मेरे हिसाब से ये जुलाई एंड में हो सकता है, अगस्त में हो सकता है। लोगों का धीरे धीरे फ्यूचर बाइंग के लिए उनको खरीदना चालू करना चाहिए। सर, क्या लग रहा है किस तरह की ग्रोथ की उम्मीद आप लोग कर रहे हैं? अगर स्टोर वाइज अगर देखें तो आप लोगों की किस तरह की ग्रोथ है? आगे किस तरह की ग्रोथ आप लोगों की रहेगी? किस तरह के मार्जिन क्लॉक करने वाले हैं? क्योंकि मार्केट में जिस तरह के कंपटीशन बढ़े हैं, अब ये पिछले हफ्ते मैं केरल में था तो वहां पर एक मीटिंग हुई थी, जेम ज्वेलरी काउंसिल ने वो ऑर्गेनाइज कराई थी, जहां पर सारे ज्वेलर्स कह रहे हैं कि 1 इंडिया 1 रेट ONOR पे बातचीत चल रही है गोल्ड पे। आप उससे समर्थन कर रहे हैं? आपको लग रहा है कि इससे ग्राहकों को काफ़ी फायदा होगा और मार्केट में काफ़ी ट्रांसपेरेंसी आएगी और लॉन्ग टर्म में पूरे बिजनेस कम्युनिटी को इसका फायदा होगा? क्या कहेंगे आप इस पर? जरूर। देखिए, 1 इंडिया 1 रेट एक अच्छा सोच है, क्योंकि आज के दिन अगर आप देखे जाए सेलिंग करने के लिए लोगों को डिस्काउंटिंग गोल्ड का रेट में अगर मार्केट वाइज अलग अलग करना, तो ये एक कंफ्यूजन ले आते हैं कंज्यूमर के माइंड में। तो उससे बेटर है कि एक यूनिफॉर्मिटी के साथ सब लोग, सब ज्वेलर्स मिलके कंज्यूमर को सही तरीके से रेट दे
और जो सोच है कि लोग खाली प्राइस के लिए या रेट के लिए तो नहीं खरीद रहे हैं, वो लोग डिजाइन के लिए खरीद रहे हैं, एक्सपीरियंस के लिए खरीद रहे हैं, सर्विस के लिए खरीद रहे हैं। तो रेट सबका मोटा मोटी एक हो जाएगा तो लोग और डिजाइन सर्विस के ऊपर ध्यान दे पाएंगे। तो ये एक चीज हो गए। और सेकंड है कि हम लोग का ग्रोथ के एक्सपेक्टेशन में हम लोग यही है कि लास्ट ईयर हम लोग का फाइनेंशियल ईयर में ऑलमोस्ट 27-28% ग्रोथ हुआ था। सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ 18-19% हुआ था। मगर इस साल में हर साल तो देखिए आपका कभी कभी HUID हॉलमार्किंग के लिए या कुछ भी और कारण के लिए एक ग्रोथ आ सकता है। बट ऑन अ स्टैंडर्ड वे 10 से 12% सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ और 18 से 20% ओवरऑल सेल्स ग्रोथ, यही सोच के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और इन टर्म्स ऑफ नया स्टोर ओपनिंग हम लोग देखें कि 15 से 20 स्टोर्स, कुछ कंपनी ऑन कंपनी ऑपरेटेड, कुछ फ्रेंचाइजीज मिला जुला के हम लोग 18 से 20 स्टोर का ओपनिंग का टारगेट कर रहे हैं इस साल। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपका ये आने वाले क्वार्टर्स और आने वाले हर साल इसी तरह से आप लोग ग्रोथ करें। लेकिन एक अच्छी बात है, अब ईस्ट के लीडर हैं आप, उसके बाद भी आप यहाँ पे वन इंडिया वन रेट का जो मुहिम जो शुरू हुई है और सितंबर में इसको लेकर बड़ा अनाउंसमेंट भी होने वाला। और सबसे पहले ईटी नाउ स्वदेश पर ही हमने ब्रेक किया था इस खबर को। उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी इसको लेकर तैयार है और पूरी इंडस्ट्री को इसका फायदा होगा, साथ ही ग्राहकों भी कहीं भी जाएंगे। अगर आपको मान लीजिए मैं कोलकाता गया, मुझे कोलकाता का डिजाइन बहुत पसंद है, रेट की वजह से मैं हिचक रहा हूं, फिर नहीं हिचकूंगा क्योंकि भाव तो पूरे देश में एक ही है। चलिए अब सर भाव की बात कर लेते हैं। आपको लग रहा है कि थोड़े बहुत करेक्शन आ जाएंगे, तो क्या लग रहा है, कितनी गिरावट की संभावना लग रही है और कितनी तेजी की? अगर साल अंत तक बात करें तो किस तरह का रेंज अब गोल्ड के प्राइस में यहां से देख रहे हैं? देखिए अभी 2350-60 के रेंज में घूम रहे हैं। तो आई थिंक दैट $100 का एक फॉल नीचे की तरफ आ सकता है, वो एक बॉटम पकड़ के चलते हैं। मगर अपसाइड में आप $2550, $2600 तक आप देख सकते हैं। तो आप सोच लीजिए कि नीचे में $100 विच इज अराउंड 150 से 200 रुपया नीचे, और ऊपर के तरफ आप मोटा मोटी 300 से 400 रुपया ऊपर, इस हिसाब से इस रेंज से आप चल सकते हैं। शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। लेकिन बजट राउंड बहुत ही नज़दीक है। बजट पे मैं अलग से आपसे बातचीत करना चाहूँगा कि बजट से आप लोगों की उम्मीदें क्या है, और बजट के बाद भी एक इंटरव्यू मैं आपका करूँगा जिसमें आप लोगों की डिमांड कितनी पूरी होती है, क्या चैलेंजेज है, उन सब मुद्दों पर भी अलग से मैं बातचीत करूँगा। शुक्रिया सर एक बार फिर से आपका। चलिए, लेकिन जिस तरह की ग्रोथ आप लोग लगातार बना रहे हैं और इंडस्ट्री में आपकी पहचान है, चाहे वो ब्रांडिंग को लेकर हो या फिर आपके ज्वेलरी स्टोर्स की जो पैठ जो बढ़ती जा रही है उसको लेकर है, तमाम आप लोगों के काम काफ़ी बेहतर दिख रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारे मेहमानों के पास चलते हैं। अब एक एक करके उनसे गोल्ड सिल्वर पे राय ले लेते हैं। अनिल, छोटा जवाब दीजिएगा, क्या लग रहा है आपको गोल्ड सिल्वर की चाल किस तरह की यहां से दिख रही है? गोल्ड और सिल्वर दोनों में अप ट्रेंड है, क्योंकि काफी एक कंसोलिडेशन के बाद ये गोल्ड और सिल्वर दोनों ने ब्रेकआउट दिया है, तो अप ट्रेंड है। इसमें बाय ऑन डिप्स किया जा सकता है। और सिल्वर में जब तक आपका 91,850 के ऊपर है तब तक ये अप ट्रेंड में ही है, तो काफी बुलिश है गोल्ड और सिल्वर। चलिए, वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो सोयाबीन की ग्राउंड रिपोर्ट लेकर आएंगे और शुगर सेक्टर की एक इनसाइड स्टोरी, क्या पूरे सेक्टर में हो रहा है, ये भी आपको ब्रेक के बाद बताएंगे। अगले दर्शक हमारे साथ प्रमोद सुहाने हैं, कटनी एमपी से किया है। नेचुरल गैस जुलाई मंथ की इन्होंने 218 रुपए पे खरीदा है 6 लॉट। क्या करना चाहिए अखिलेश जी, आप इनको सलाह दीजिए, नेचुरल गैस में क्या करें? देखिए, मार्केट टेक्निकली काफी ज्यादा ओवरसोल्ड टेरिटरी में है, इसलिए यहाँ पे हमको पुल बैक देखने को मिला है। फंडामेंटली अभी भी यहाँ पर कोई बड़ी बढ़त नहीं है, बट मुझे लगता है कि ये यहाँ पर जो इसने अभी लो बनाए हैं अराउंड 193 196, तो अगर इन लेवल्स के ऊपर रहता है तो यहाँ पे कुछ न है कि बाजार 210 से लेकर 218 तक की रेंज में आ जाए, तो वहां पर एक बार आप ट्रेड से एग्जिट ले सकते हैं। तो ज्यादा इसमें अपसाइड नहीं रहती, बट यहाँ पे पुल बैक नजर आ सकती है। जी, बात हैं भूमिका है अहमदाबाद से, क्रूड के 6,900 के स्ट्राइक की पुट खरीदी है
और 101 रुपए में। क्या करना चाहिए मनोज जी, क्रूड में आपकी राय क्या है? क्या पुट में रहना, 6,900 के स्ट्राइक की पुट में रहना सही है क्या? यहाँ पे सीज फायर की जो खबरें आई उसके बाद से हमने कच्चे तेल में करेक्शन आते हुए देखा है। 6,900 की पुट इन्होंने ली हुई है, बिल्कुल बने रहना चाहिए। एक स्टॉप लॉस यहाँ पे 105 रुपए के आसपास का रखें और 150 के स्तर पर एक बार यहाँ मुनाफा वसूली की सलाह रहेगी। हमारा मानना है कि 6,770 6,760 ये एक सपोर्ट जोन है, तो वहां पे एक बार कच्चा तेल आ सकता है, तो उस लिहाज से 150 के स्तर के आसपास यहाँ पे मुनाफा वसूली की सलाह रहेगी। आनंद जी, मेटल्स में अगर कोई टॉप ट्रेड अगर चुनना हो तो आप क्या चुनेंगे आज? आज के लिए आपका कॉपर, बेस मेटल्स में कॉपर काफी स्ट्रांग है, तो कॉपर में बाय ऑन डिप्स किया जा सकता है। और 868 का आपका स्टॉप लॉस ओवरऑल रहेगा कॉपर में। 883 का एक रेजिस्टेंस है। ओके, चलिए अब सीधे खरीफ बुआई की कुछ आंकड़े आपके पास शेयर करता हूं और फिर सोयाबीन पे बातचीत करने के लिए अजय जैन साहब के पास जाएंगे। खरीफ बुआई के जो नंबर्स अभी तक सरकार की तरफ से जारी किए गए हैं उसमें पिछले साल के मुकाबले 14% ज़्यादा एरिया है और दलहन बुआई में ज़बरदस्त इस बार तेजी दिख रही, क्योंकि भाव भी किसानों को मिल रहे हैं, उम्मीद है कि आगे भी तेज रहेंगे, तो 50% अब तक ज़्यादा एरिया दिख रहे हैं। और अरहर का एरिया पिछले साल के अब तक के एरिया से 4 लाख से बढ़कर करीब करीब 21 लाख हेक्टेयर के आसपास पहुंच चुका है। लेकिन तिलहन का क्या हालचाल है, आप बताइए अजय जी, सोयाबीन की बुआई किस तरह की हुई है, क्या रिपोर्ट आ रही है वहां से? अजय, बुआई काफी अच्छी प्रोग्रेस चल रही है सोयाबीन की, और करीब करीब मध्य प्रदेश में 90 से 95% सोइंग हो चुका है। और बाकी ओवरऑल इंडिया के हम अगर सोइंग नंबर्स एक हफ्ते बाद देखेंगे तो ज्यादा एक्यूरेट मिल पाएंगे हमको, बिकॉज कि लास्ट ईयर मॉनसून लेट होने से सोइंग काफी लेट हुआ था। तो जो कंपैरिजन हम देख रहे हैं वो मुझे लगता है जस्टिफाइंग नहीं है। और सोयाबीन का अभी तक जो स्टेटस है सोइंग का वो बहुत अच्छा है। की फसलों के लिए भी यही मानकर चले, क्योंकि पिछले साल काफी विपर्जय के बाद बीच में काफी डिले हो गया था मॉनसून, तो बाकी फसलों में इसी वजह से ज्यादा तेज उछाल दिख रहा है, बाकी फिर धीरे धीरे कम दिखेंगे या पिछले साल के आसपास ही दिखेंगे? निश्चित तौर पे जो पिछले साल के सोइंग नंबर्स थे वो लेट सोइंग के कारण पिछड़ गए थे, लेकिन इस बार सोइंग बहुत टाइम पे है और बहुत अच्छी कंडीशन में क्रॉप है सोयाबीन की अभी। ओके ओके, क्या अनुमान है कितनी एरिया में बुआई हो सकता है इस बार सोयाबीन का? सोयाबीन की सोइंग इस बार कुछ हमारे अनुमान के हिसाब से पिछले साल के मुकाबले 8 से 10% कम बोनी होने की उम्मीद है। उसका कारण है कि सोयाबीन के भाव भी पूरे साल किसान को अट्रैक्टिव नहीं मिले, तो मक्का के भाव अट्रैक्टिव मिलने से सोयाबीन डाइवर्ट करके मक्का, कपास और तुअर में किसानों ने डाइवर्ट किया है। तो अजय जी, सोयाबीन की सोइंग 10% करीब कम आने की उम्मीद है। ओके, आपको लग रहा है कि सोयाबीन की सोइंग 10% तक कम हो सकती है, इस तरह की खबर आपके पास है। शुक्रिया अजय जी, आपने वक्त निकाला है। लेकिन चलिए अब एक खास मेहमान से हमने बातचीत की थी, राहिल शेख से, एमडी है मेयर कमोडिटीज के। शुगर सेक्टर को लेकर उन्होंने क्या कहा है, आइए वो सुनवा देते हैं। शुगर इंडस्ट्री पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान है, राहिल शेख साहब है मेयर कमोडिटी के। सर, शुगर के प्राइसेस से ही शुरुआत कर लेते हैं। भाव जिस तरह के तेजी के दिख रहे थे ग्लोबल मार्केट में, वहाँ से भाव काफ़ी अब नीचे आ चुके हैं। आगे का ट्रेंड आपको भाव को लेकर क्या लग रहा है? सर, ऐसा है कि ब्राज़ील जो है उसने चमत्कार कर दिया है। तो वर्ल्ड, हम हमेशा कहते थे कि ब्राज़ील 30 मिलियन बनाएगा, 32 मिलियन बनाएगा और वर्ल्ड उतने शॉर्टेज में रहेगा। ब्राज़ील ने क्रिस्टलाइजेशन कैपेसिटी काफ़ी हद तक बढ़ा दी और उसने पिछले साल रिकॉर्ड 40 मिलियन टन बना। तो हिंदुस्तान जो 10 मिलियन टन दे रहा था वर्ल्ड को, ब्राज़ील 29 बना रहा था। तो ब्राज़ील ने जो 10 मिलियन हिंदुस्तान की, जो भारत की जो कमी है वर्ल्ड मार्केट में, उसको रोक दी और उसने रिकॉर्ड उत्पादन कर दिया। तो भारत की कमी उसने महसूस वर्ल्ड मार्केट में होने नहीं दी। अगर वैसा नहीं होता तो हो सकता था कि वर्ल्ड मार्केट 8 मिलियन 7 मिलियन से डेफिसिट रहता।
ओके। ब्राजील ने पूरा गेम चेंज किया। ओके, क्या लग रहा है, क्या यही ट्रेंड चलेगा अगले 1 साल तक? क्योंकि उनका जो शुगर का जो शेयर है वो भी बढ़ा है, एथनॉल पे उनका फोकस थोड़ा सा कम होता हुआ दिख रहा है, तो क्या ट्रेंड शुगर प्राइसेस डिप्रेस्ड ही रहेंगे इंटरनेशनल मार्केट में भी? सर ऐसा है कि देखिए अभी भी वर्ल्ड जो है वो 80% ब्राजीलियन डिपेंडेंट है, रॉ शुगर पे 75% डिपेंडेंट। ओके। तो ब्राजील में अगर आज भी उत्पादन को लेकर चिंता कहीं से भी विषय बन गया, हाँ। तो आप ये समझ के चलिए कि वर्ल्ड मार्केट जो है ये रैली पे ही रहेगा। उनका एथेनॉल का योगदान इसलिए कम रहा कि एथेनॉल और शक्कर के बीच में $100 का अंतर था, $125 का अंतर। ओह, तो लॉजिकल ये था कि उनको शक्कर ही बनानी चाहिए। ओके, उन्होंने स्वीटनर पे बनाई। ज़्यादा फोकस पर उन्होंने क्रिस्टलाइजेशन कैपेसिटी को भी बढ़ाया, जो साथ साथ प्रोडक्शन कर, हाँ। तो वो इम्पैक्ट कर गया। अदरवाइज उनकी कैपेसिटी जो थी वो एथेनॉल बनाने की ज़्यादा थी और शुगर की क्षमता कम थी। तो अभी उन्होंने उसको रिवर्स करने की सारे इन्वेस्टमेंट जो है $100-125 का जो प्रीमियम है, हाँ। उसको लेकर के उन्होंने इन्वेस्टमेंट पे ध्यान दे के वर्ल्ड को वो 10 मिलियन टन मुहैया करा दिया। ओके। बट चैलेंज होगा कि 25-26 में जब हिंदुस्तान का भी क्रॉप जो है वो बम्पर हो जाए, ओके। ब्राज़ील का भी क्रॉप बम्पर हो जाए, तो वर्ल्ड मार्केट को कहीं ना कहीं ऐसे 25-26 के माहौल में एथेनॉल और शक्कर की पैरिटी को सेम पे लाना पड़ेगा। ओके। आज भी एथेनॉल ब्राज़ील में 14 सेंट पे बिक रहा है, हाँ। और शक्कर जो है वो 20 सेंट पे बिक रही है। ओके। तो 6 सेंट का जो फर्क है वो तकरीबन $125। ओके, और वही स्वीटनेस उनको ज़्यादा पसंद आ रही है। क्योंकि उनकी इंडस्ट्री का बेनिफिट हो गया कि ओके। हमने शक्कर की एक्सपोर्ट बंद कर दी, ओके। तो उनका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 17-18 सेंट है, उनको उसकी जगह 14-15 सेंट है, उसकी जगह उनको 20-22 सेंट मिल रहा है, और हमारे को कम मिल रहा है। क्योंकि आज वर्ल्ड मार्केट में हम अपनी चीनी बेचेंगे तो 44 रुपये मिलेगा, हम डोमेस्टिक बेच रहे हैं तो 34 रुपये मिलेगा। ओह, तो हमारे यहाँ पे रिवर्स है कि हम शक्कर को सस्ता बेच रहे हैं, ओके। और उसकी वजह से वो जो है उनकी बेनिफिट हो गई है कि हमने एक्सपोर्ट को बैन। मिलें काफ़ी समय से इंतजार कर रही है कि एमएसपी को बढ़ाया जाए, मिनिमम सेलिंग प्राइस को बढ़ाया जाए, हालांकि वो अब तक कुछ फैसला उस पर नहीं हो पा रहा है। क्या लग रहा है घरेलू बाजार में चीनी के प्राइसेस आपको किधर जाते दिख रहे हैं यहाँ से? सर ऐसा है कि अगर 2018 जब पहली बार एमएसपी लगा, हाँ। वहाँ से लेके आज तक के एफआरपी तकरीबन 19 से 20% बढ़ा है, हाँ। जो गन्ने का दाम है। बिल्कुल। उसके सामने हमारा जो एमएसपी है वो सिर्फ 4% से बढ़ा। तो डोमेस्टिक मार्केट उससे ज़्यादा चल रहा है MSP बिल्कुल, से। सही बात। बट एमएसपी जो मदद करेगा इंडस्ट्री की, वो सबसे बड़ी मदद करेगा नवंबर से लेके अप्रैल के पीरियड में, जब क्रशिंग चलती है, ओह। तब शक्कर एमएसपी के लगभग नज़दीक आ जाता है। ओह। तो ये 4-5-6 महीने बचाने के लिए भारत सरकार ने एमएसपी को भी तकरीबन एफआरपी वैल्यू के हिसाब से बढ़ाना चाहिए, और इसको एक साइंस फार्मूला बना लेना चाहिए कि जब जब आप एफआरपी बढ़ा रहे हो तब आप एमएसपी को उतना योगदान से बढ़ा दें, ताकि इंडस्ट्री, गन्ना किसान, गन्ना इंडस्ट्री, कंज्यूमर सपोर्टेड रहे। अदरवाइज ये जो फ्लक्चुएशन प्रोडक्शन में आता है, हाँ। ये हम उसी फार्मूले के तहत उसको रोकें। ओके सर, अभी काफ़ी अर्ली कहना है, नए सीजन को लेकर क्या लग रहा है, किस तरह के फिगर्स दिख रहे हैं, सोइंग को लेकर क्या कुछ डिटेल सामने आ रहे हैं, आगे के नंबर्स कैसे रहने वाले हैं? अर्ली होगा हालांकि, तभी भी कुछ शेयर करेंगे। 24-25 का जो नंबर है वो मेरे हिसाब से, मेरा अनुमान है इस बारिश को लेके, जो महाराष्ट्र में बारिश हुई है, इसको लेकर के कि 24-25 का जो नंबर है वो मोटा सेम रहेगा, जो 2023-24 का। 23-24 का, तो तकरीबन हम 34 बनाएंगे। हाँ। और 34 के सामने हम पकड़ के चलिए 2 मिलियन से 3 मिलियन डाइवर्ट कर लेंगे एथेनॉल में, ओके। और 31 मिलियन बनाएंगे जो हमारी डोमेस्टिक खपत है।